नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट चैप्टर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। पहला क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ द गिवन गैसेस। मतलब नीचे गैसेस दी हुई हैं, इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के क्रम में हमको सुनियोजित करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले जिसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ज़्यादा उसको रखना है। तो हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आरसी की वैल्यू क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आरसी की वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आरयू डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट यम। ठीक, क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट यम। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कम होगा। तो सबका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 हो जाएगा H2 का। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? N2 का होता है 28 होता है। ओके फ्रेंड्स, एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? एयर का मॉलिक्यूलर वेट 29 होता है। ये याद कर लीजिए कि एयर का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट 29 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। तो हमको इसको किस क्रम में सुनियोजित करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जिसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सबसे ज़्यादा हो तो उसको सबसे पहले रखना है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ते हुए क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में सुनियोजित कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है उसका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? हाइड्रोजन का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर एयर का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक, तो ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? तो पहले जान लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है यदि बॉडी कोई है, ए बॉडी, ठीक, किसी अन्य बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, किसी अन्य बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी बी किसी अन्य बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ। तो ए और सी भी आपस में एक दूसरे थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि यदि when a body A is in thermal equilibrium with a body B and also separately with body C, then B and C will be in thermal equilibrium with each other. This is the basis of temperature measurement। ठीक, यही इसका टेम्परेचर मेजरमेंट का भी बेसिस होता है। तो देखिए कहाँ के, तो जो हमने अभी बताया वो कथन कहाँ जस्टिफाई हो रहा है, कहाँ पे फुलफिल हो रहा है, उसी को टिक करेंगे। तो लिखा है टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसमें देखिए जीरोथ लॉ में 3 थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात, यहाँ 2 ही हैं। इफ़ 2 सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये लिखी बात तो है, सही है, लेकिन पूरी तरह नहीं लिखी। सेपरेटली वर्ड मतलब वो दोनों क्या है, एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तब वो तीसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तब जीरोथ लॉ फुलफिल होता है। 2 सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम द थर्ड सिस्टम विल ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये कथन ही पूरी तरह नहीं लिखा हुआ है। चौथा है व्हेन 2 सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। हाँ, तो ये कथन जो है, कथन दी, ये पूरी तरह से इस जीरोथ लॉ को फुलफिल कर रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 blocks which are at different states are brought into contact with each other allowed to reach a final state of thermal equilibrium. The final temperature attained is specified by the। ठीक, तो क्या पूछा है कि 2 ब्लॉक है, 2
जो इनको एक दूसरे कांटेक्ट में लाया जाता है एंड अब इन दोनों को फिर फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने का प्रयास किया जाता है। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो किस लॉ के हिसाब से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर मेजरमेंट हमेशा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज नो एनर्जी और मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। There is no mass transfer but energy transfer exists. There is no energy transfer but mass transfer exists. Both energy and mass transfer take place across the boundary but the mass transfer is controlled by valves. देखिए सीधा सीधा देखिए क्या होता है कि क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो देखिए क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, हम जानते हैं कि जब देखिए एनर्जी और मास, ठीक, दोनों क्या, देयर इज नो एनर्जी और मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, ना एनर्जी ट्रांसफर होता है अक्रॉस द बाउंड्री ना मास ट्रांसफर होता है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब वो आइसोलेट है, इसमें ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना ही मास का ट्रांसफर होता है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट। देखिए जब मास ट्रांसफर ना हो लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, ऐसा सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज्ड सिस्टम, CLOSED, क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर बट मास ट्रांसफर एग्जिस्ट। ठीक, तो देखिए जब कोई मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, लेकिन मास ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो ये सब कोई सिस्टम तो हम लोग को डिफाइंड नहीं है। इसमें दिया बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक, यदि सिर्फ इतनी बात लिखी होती कि बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री, तो इसी का कहा जाता है, इसको ओपन सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपन सिस्टम, मतलब जब एनर्जी और मास दोनों ही क्रॉस द बाउंड्री मोशन कर सकते हैं, यानी दोनों उसका बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं, तो ओपन सिस्टम कहा जाता है। ठीक, ओके। ठीक, अगला ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक, हम दो लिस्ट दी हुई है, हमको इन दोनों को मैच करना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 में है विभिन्न प्रकार प्रोसेस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में n की वैल्यू दी हुई है। देखिए अगर हम लोग एक जर्नल देखें तो सारे जो प्रोसेस होते हैं वो हम लोग कह सकते हैं PV⁴n इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो करते हैं। बस n की वैल्यू क्या है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है। ठीक, तो देखिए पहला है एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसमें हम जानते हैं इसमें क्या फार्मूला होता है, PV⁴ गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए n की जहाँ पे क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है गामा, और गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू होती है CP/CV। गामा की वैल्यू क्या होती है, CP/CV। ये जो CP/CV दिया हो यही गामा की वैल्यू होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, n की वैल्यू CP/CV होती है। तो 2 का A हो गया। ठीक, ये यहाँ भी दिया हुआ है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई होगा, यहाँ तीनों भी यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक, अब दूसरा ले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, PV क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ V की कोई घात नहीं लगी, मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, तो दूसरे का B कितना हो गया, B=1 हो गया। B के लिए हम लोग को क्या है, n = 1 हो गया, तो मतलब इसके B के लिए 3, तो B के लिए 3 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ पर है। ठीक, अब तीसरा जो दिया हुआ है वो क्या थी, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या है, हम जानते हैं P कांस्टेंट, तो यहाँ B की घात में क्या है,
v की घात में कुछ नहीं है, v की घात मतलब यहाँ v की घात क्या है, 0 है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ n की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो c के लिए हम लोग 5 ले लेंगे। तो ऑप्शन ये दोनों बचे, ये वाला ऑप्शन डी क्या है, बाहर हो गया। अब देखिए बचता है चौथा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो हम जानते हैं v इक्वल टू कांस्टेंट, v इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना। और देखिए तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की अगर हम लोग p इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v की वैल्यू क्या होनी, v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, तभी क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, b हो जाएगा, इसका आंसर b हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यदि हम इन्हीं प्रोसेसेस को एक बार पीवी डायग्राम पे एक बार बना के देखते हैं, ये याद कर लीजिए, कई बार इस ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मान लीजिए P है और यहाँ पे V है, ठीक, और यहाँ पे हम लोगों का, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, तो इसमें क्या है, इसमें n की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू 0 होती है। और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता, क्या होता, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर होता, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किस प्रकार से हो जाता, इस प्रकार से हो जाता। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाती, n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती। ठीक, अब देखिए, अब अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, मतलब कि कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ बन जाता है n इक्वल टू 1। ये क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए इस प्रकार से बनेगा ग्राफ। ठीक, और यदि n की वैल्यू ये क्या होता, एडियाबैटिक प्रोसेस होता, मतलब n की वैल्यू कितनी होती, गामा के बराबर होती, मतलब Cp अपॉन Cv की वैल्यू के बराबर होती है। वैसे नॉर्मल इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1.4 होती है, गामा की वैल्यू तो 1.4। तो ये ग्राफ बन जाता इस तरह से। तो कभी कभी इस प्रकार के एक्सपेंशन प्रोसेस पे 4 ग्राफ दिए होते हैं, हमको पता करना होता है कि इन चारों में से कौन सा कर्व किसका है। ठीक, इसी प्रकार एक कंप्रेशन प्रोसेस अगर होता और ये 2 ऐसे ग्राफ बने होते हैं, ठीक, तो ये 0 है, ये 0 का ग्राफ है और ये इनफाइनाइट का ग्राफ है। ठीक, तो ये जो ग्राफ होता है n, ये इक्वल टू गामा यानी एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ हो जाता, और ये क्या हो जाता है, n इक्वल टू 1 यानी किसका ग्राफ हो जाता, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है, ये n इक्वल टू 0 कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ है, n इक्वल टू 1 आइसोथर्मल का ग्राफ है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है, फिर ये कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है। इस प्रकार यहाँ देखें तो ये कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ है, ये आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक, देन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, मतलब आइसोचोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ध्यान रखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोचोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स सी, फेस पी एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ बाय गिब्स फेस रूल आर। गिब्स फेस रूल क्या कहता है, देखिए गिब्स फेस रूल कहता है P प्लस एफ, P मतलब नंबर ऑफ फेसेस प्लस एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होता है C मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2। ठीक, ये गिब्स फेस रूल है। इसको अक्सर इसमें याद करने में कन्फ्यूज़न हो तो याद रख लीजिए कि प्लेटफॉर्म नंबर C2, प्लेटफॉर्म नंबर C2 याद रखेंगे तो ये फार्मूला याद रहेगा। ठीक, तो इसी को फार्मूले को इन्होंने सीधा सीधा पूछा है। तो देखिए डायरेक्ट यही फार्मूला नहीं लिखा है, इन्होंने इसको दूसरे रूप में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुए फार्मूला आपको मिल जाता है, ये है P प्लस एफ, C इस तरफ गया हुआ है तो माइनस C इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हो गया आप गिब्स फेस रूल का फार्मूला, ये याद रख लीजिए। इसमें से कई बार एग्जाम में कई छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, P क्या है,
नंबर ऑफ फेसेस है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। ठीक, सपोज मान लीजिए कोई एक गिलास है जिसमें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, साथ ही में उसमें कुछ पिघला हुआ बर्फ़ भी है, मतलब वाटर फॉर्म में भी है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सबसे पहले देखिए पी क्या है? नंबर ऑफ फेसेस। फेसेस कितने हैं? एक सॉलिड फेस है, एक लिक्विड फेस है, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? 2 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालना है। ओके। सी क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट मतलब सभी चीज़ें जिसका केमिकली फार्मूला सेम हो। तो कंपोनेंट तो एक ही है, वाटर, या आइस का भी केमिकल फार्मूला यही है और वाटर का भी वही है। तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस 2। तो इसका देखिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ क्या हो जाएगा? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता है किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक, उसी को कहते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब अब अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम का 1 है तो मतलब इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ एक प्रॉपर्टी की आवश्यकता होगी। अगर हम टेम्परेचर भी बता दें तब भी हम बता सकते हैं कि क्या वाटर और आइस किस सदावस्था में होंगे, और प्रेशर बता दें तब भी, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के एकदम एक दूसरे के फंक्शन होते हैं यदि फेस चेंज हो रहा होता है तो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेशर रीचेस ए वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो पर कब पहुंचता है? ठीक, तो देखिए इन्होंने पूछा है कि प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो पर कब पहुंचेगा? जब वॉल्यूम क्या है? लगभग जीरो हो जाए। ठीक, देखिए एट द टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन। देखिए -273 केल्विन लिखा है, तो ये माइनस तो टेम्परेचर ही संभव नहीं है, 0 केल्विन होना चाहिए। अंडर वैक्यूम कंडीशन, तो वैक्यूम कंडीशन तो बहुत दूर तक हो जाती है, तो सारे वैक्यूम कंडीशन पे वॉल्यूम क्या हो? 0 नहीं होगा। एट द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर पे क्या है? वॉल्यूम 0 नहीं हो जाता है, लिक्विडिफाई में प्रेशर बहुत अधिक होता है। व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम 0, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, प्रेशर रीचेस एट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट 0। प्रेशर क्या है? एब्सोल्यूट 0 हो जाता है कब? व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम बिकम्स 0। ठीक, अर्थ के सेंटर पर प्रेशर क्या होता है? बहुत हाई होता है, वेरी हाई होता है, इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है कि उसके अंदर लावा बन रहा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल। देखिए इंटरनेशनल टेम्परेचर और क्या कहते हैं किसी भी चीज़ का जो मेज़रमेंट है उसके लिए कौन सी संस्था? उसके लिए जो संस्था है वो है CGPM। कौन सी संस्था है? तो संस्था का नाम है CGPM। ठीक, ओके। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीजर्स। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ, ठीक, वेट एंड मीजर्स। तो ये मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में होता है, तो शॉर्ट फॉर्म इसका CGPM आता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीजर्स ही कहा जाता है। ठीक, तो ये पता नहीं, वो लोग जानते हैं किस तरह से किया जाता है। तो CGPM का फुल फॉर्म है सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इसके अनुसार जो 1 केल्विन होता है, जो 1 केल्विन की डेफिनेशन है वो है 1/273 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो होता है उसका 273.16 ये वाला जो भाग होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग केल्विन कहेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए सीधे सीधे अगर आपको डेफिनेशन पता है तो वही लगाना है। ठीक, वरना चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इसमें बस इतना याद रख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक बोर्ड है उसके अनुसार जो ट्रिपल पॉइंट का 273.16वां भाग जो है वही 1 केल्विन कहलाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए परफेक्ट गैस 27 डिग्री सेल्सियस वाज हीटेड अंटिल इट वॉल्यूम बिकम डबल। ठीक, ये गैस है जिसको गर्म किया गया है तब तक, जब 27 डिग्री सेल्सियस पर है तब तक गर्म किया गया है जब तक उसका वॉल्यूम क्या है? डबल नहीं हो गया। मतलब सीधा है जो V2 है, V2 बराबर कितना है? V2 = 2V1, मतलब इनिशियल वॉल्यूम का
2 टाइम्स हो गया है। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि अलग अलग 3 प्रोसेस से गर्म किया गया, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से गर्म किया गया, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस गर्म किया, फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से गर्म किया। तो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर जो हमको प्राप्त होगा उसके हिसाब उस क्रम में हमको इस प्रोसेस को और उसी ऑर्डर में सजाना है, उसी ऑर्डर में रखना है। ठीक, तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में परफेक्ट गैस के लिए क्या होता है कि V इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यानी इसमें जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, V2 अपॉन T2। ठीक, देखिए V1 की वैल्यू V1 ही रहेगी, ठीक, अपॉन T1 की वैल्यू क्या है दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 273 जोड़ देंगे, प्लस 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो भी सवाल ये सॉल्व करते हैं किस में करते हैं, केल्विन में सॉल्व करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। 27 प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। ठीक, 300 केल्विन। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। V2 की वैल्यू कितनी है, V2 बराबर 2V1 है, 2V1 डिवाइडेड बाई T2। ठीक, तो सॉल्व कर देंगे, T1 से कट गया तो T2 बराबर कितना होगा, T2 इधर जाएगा तो हो जाएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से जो टेम्परेचर प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 600 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से हमको जो टेम्परेचर प्राप्त होगा 600 केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि अगला सॉल्व करेंगे। ओके, अब दूसरा दिया है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, तो वही बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में प्राप्त होगा कितना हो जाएगा 300 केल्विन ही रह आएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब तीसरा प्रोसेस दिया है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो हम जानते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट, तो P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V टू द पावर गामा। ठीक, अगर हम इन दोनों को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो हम लोग को जो रिलेशनशिप प्राप्त होता है T और V के फॉर्म में, तो वो क्या होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए होता है T V टू द पावर गामा -1 इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, P V टू द पावर गामा को ही हम लोग अगर P इंटू V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट से साथ सॉल्व कर देते हैं तो जो रिलेशनशिप प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है T V टू द पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इसमें रख देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा T की जहाँ पे T1 लिख लेते हैं इंटू V1 टू द पावर गामा -1 और T2 V टू द पावर गामा -1। ठीक, तो T1 की वैल्यू कितनी दी है, T1 की वैल्यू दी है 300। V1 की वैल्यू हम लोग को V1 की वैल्यू, ठीक, गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की वैल्यू 1.4 -1 बराबर कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा, इक्वल टू T2 हमको निकालना ही है। ठीक, और V2 मतलब 2V1। अभी यहाँ हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम डबल हो जाता है तो जाएगा 2 इंटू V1 टू द पावर गामा -1 मतलब 0.4। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो V1 कैंसिल हो जाएंगे लगभग, और 2 टू द पावर आ जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू जो आ जाएगी हम लोग की, वो इक्वल टू हो जाएगी 227.3। 2 मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख लिया है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतने केल्विन आ जाएगी। ठीक, तो आइसेंट्रोपिक के केस में कितना आ जाएगा, आइसेंट्रोपिक के केस में आएगा 227, मोटा मोटा मान लीजिए, और आइसोथर्मल के केस में कितना आया था, 300 आया था। तो अब इसको हमको किस ऑर्डर में प्लेस करना है। ठीक, इनको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर। तो सबसे कम किसका, आइसेंट्रोपिक का है, मतलब 3, ये दोनों 3 हो सकता है। उसके बाद 3 के बाद 2 देन 1, 3 2 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर, सी। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें लगभग आप काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, आपको कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक, तीनों तरह के सवालों को सॉल्व करने का मौका मिल गया। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है, अब कई क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने को मिल जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वे क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है इंटेंसिव, या इसी को कहते हैं इंटरनल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं, इंटरनल, आंतरिक प्रॉपर्टीज। ठीक, और दूसरी होती है एक्सटेंसिव। कैसी होती है, एक्सटेंसिव, लिख नहीं पा रहा हूँ, एक्सटेंसिव, या इसी को कहते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए इस प्रकार की प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, जो सिस्टम का मास है, मतलब जो सिस्टम का द्रव्यमान उस पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और जो डिपेंड करती है मास पे, वो कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सीधा सीधा समझिए कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक, और सिस्टम के कई भाग कर दिए जाएं, तब भी वो प्रॉपर्टीज़ उतनी वैसी की वैसी ही रह जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और यदि उसको कई भाग करने पर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या चेंज हो जाती है, तो उसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम है, ओके, उसका V वॉल्यूम है। ठीक, तो अगर हम इसकी 4 बराबर भाग कर दें, तो क्या इनका वॉल्यूम चारों का सेम रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, ये V/4 हो जाएगा। मतलब जो फाइनल प्रॉपर्टी हो क्या चेंज हो गई। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यदि हम इनके टेम्परेचर की बात करें, तो हमने अगर इसको 4 भाग में बांट दिया, तब भी क्या है, इन सभी के टेम्परेचर सेम ही हैं। मतलब जो पहले टेम्परेचर था वही चारों का टेम्परेचर रह जाता है। तो ये टेम्परेचर क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये जो मास पर डिपेंड कर रहा है वो कैसी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। जो मास पर डिपेंड करेंगी, जो मास पर डिपेंड नहीं करेंगी, वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो देखिए
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2mv², मतलब सीधा सीधे मास पे डिपेंड कर रही है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए किस पे डिपेंड, ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। देखिए अगर सिर्फ एंथैल्पी लिखा होता, तो ये मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि m इंटू एच स्पेसिफिक एंथैल्पी इंटू मास इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक। और स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है, मास पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन एंथैल्पी मास पे डिपेंड करती है, ठीक। तो इंटेंसिव, एक स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ अगर एंथैल्पी वर्ड लिखा होता तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती, ठीक। प्रेशर क्या है, प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। एंट्रोपी देखिए मास पे डिपेंड करती है, अगर एंट्रोपी लिखा तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे, ठीक, अगर स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखा होता है यानी स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखा होता तब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी इंटरनल प्रॉपर्टीज आती है। तो यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई, 2 और 3, तो 2 और 3 क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी, ठीक, इसका आंसर हो गया डी, ठीक। तो इंटरनल, इसमें से देखिए एक क्वेश्चन जरूर आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी से, ठीक। देखिए हम पूछे कंडक्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी है, तो कंडक्टिविटी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जैसे कंडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, तो ये सब क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक। और जैसे वॉल्यूम है, मास कैसी प्रॉपर्टी है, तो मास क्या है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास तो मास पे डिपेंड करेगा ही ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। रियल गैसेस का क्या है, रियल गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं आइडल गैसेस होती हैं, आइडल गैसेस के लिए जो होता है वो गैस मतलब गैस क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, PV = RT होता है, ओके, ये होता है। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं वो एग्जैक्टली इसको फॉलो नहीं करती हैं, ठीक। तो उस केस में जो फार्मूला होता है रियल गैसेस के लिए, वो फार्मूला होता है P + A/V² इंटू V - V², ओके फ्रेंड्स। क्या होता है ये, P + A/V² इंटू V - V² = RT, ठीक। तो ये जो फार्मूला होता है ये रियल गैसेस के लिए होता है, ये क्या किसके लिए होता है, रियल गैसेस के लिए होता है। तो रियल गैसेस के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में हम लोग जल्दी में क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे, इसको लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों फार्मूले क्या है, हमको दिमाग में एकदम फिट होते हैं ना, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, P यहाँ प्लस रखना है और यहाँ पे माइनस रखना है, ठीक। तो इससे हम जो हमको फार्मूला प्राप्त होता है उसको कहते हैं रियल गैस का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ रियल गैसेस है, ठीक। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर हम आएंगे आपके लिए नए क्वेश्चन से लेकर के, तब तक अधिक से अधिक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ओके फ्रेंड्स, नमस्कार। तो तैयारी जारी रखिए कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें, ताकि आपके मित्र भी तैयारी करके अच्छे से सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।